नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 1 मई। तो 1 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में कौन भारतीय शामिल हुए हैं। तो जो मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 की शामिल हुई हैं, लिस्ट 2020 जो कि अभी जारी की गई है, इसमें जो जो 20 वैश्विक नेताओं की जो सूची है उसमें कौन सी भारतीय शामिल हुए हैं। तो भारतीय शामिल हुए हैं किरण मजूमदार शाह। और ये किरण मजूमदार शाह ये कौन है, तो ये बायोकॉन जो लिमिटेड कंपनी है, बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की चेयरमैन और संस्थापक हैं। और इनके लिए इसमें शामिल क्यों किया गया है, तो काफ़ी सालों से इनके लिए इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बायो फार्मास्यूटिकल्स में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किरण मजूमदार शाह को मेडिसन मेकर पावर लिस्ट 2020 में सबसे जो 20 वैश्विक नेताओं हैं उनकी सूची में शामिल किया गया है, जो कि भारतीय हैं ये किरण मजूमदार शाह। अब बात करें इनकी, तो किरण मजूमदार शाह ये बायोकॉन की संस्थापक हैं। बायोकॉन जो लिमिटेड कंपनी है उसकी संस्थापक हैं और उसकी चेयरमैन भी हैं। बायोकॉन की बात करें तो स्थापना हुई थी 1978 में। मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और एमडी और सीईओ कौन है, तो सिद्धार्थ मित्तल बायोकॉन के एमडी और सीईओ हैं। और चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है किरण मजूमदार शाह। अगर बात करें किरण मजूमदार शाह से, तो इनके लिए ऑस्ट्रेलिया ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया था। उसके बाद ईबाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 के लिए भी नामांकित हुई हैं किरण मजूमदार शाह। हालांकि ये जो अवार्ड है ईबाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 अभी ये दिया नहीं गया है, ये 2020 में दिया जाएगा। किसके लिए, तो किरण मजूमदार शाह के लिए ही दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ये जर्मनी में आयोजित हुआ है, जिसका नाम है पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र है। और ये जो आयोजन हुआ है इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री, इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इस जो संवाद है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। और ये जो पार्टिसिपेट किया गया है, तो अभी जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो अभी जितने भी इवेंट हो रहे हैं, तो उन या जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया है। अच्छा, इसमें जो भाग लिया है इसका मेन पर्पज क्या रहा है इस संवाद का, जो कि 11वां सत्र था इसका, तो जो कोविड-19 से निपटने के लिए और जीवन को बचाने हेतु और सामाजिक व आर्थिक जो परिणाम हैं उनके समाधान निकालने के लिए इस संवाद का आयोजन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की है। तो ये जो केंद्र सरकार ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की है गांधीनगर में। और गांधीनगर कहाँ है, तो ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब ये जो प्राधिकरण होगा, इस प्राधिकरण के अंतर्गत 9 सदस्य होंगे और 9 सदस्यों का जो कार्यकाल होगा तो वो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, मतलब प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो अब ये नया प्राधिकरण की स्थापना की गई है कहाँ पे, तो गांधीनगर में। और कितने सदस्य होंगे इसमें, तो 9 सदस्य होंगे। और कार्यकाल कितना होगा इन सदस्यों का, तो 3 वर्ष का। अब बात करें इस प्राधिकरण का कार्य क्या रहेगा, तो जैसे सेबी कार्य करती है, तो उसी के तर्ज पर है ये। जैसे सेबी हो गई या और भी संस्थाएं होगी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में जो जमा होता है, बीमा के जो अनुबंध होते हैं और जो प्रतिभूतियों का विनिमय होता है, वो सब कार्य इसी प्राधिकरण के द्वारा किए जाएंगे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। हालांकि ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी इसका आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन अब इसकी मेजबानी भारत से छिन गई है और मेजबानी चली गई है सर्बिया के। अब जो मेजबानी करेगा वो करेगा सर्बिया। अच्छा, पहले भारत के पास इसकी मेजबानी थी, लेकिन भारत से मेजबानी क्यों चली गई, क्योंकि मेजबानी जो देश मेजबान होता है उसके द्वारा वो जो संगठन होता है, मतलब कि जो भी मुकाबला होगा या फिर जो भी इवेंट वहाँ पे आयोजित होगा, जो भी गेम्स का आयोजन होगा, तो उसका जो संगठन होता है उसके लिए मेजबानी फीस देनी पड़ती है। तो भारत ने लेट हो गया था ये मेजबानी फीस देने में, तो इसी के चलते हुए अब मेजबानी किसके लिए दे दी गई है, तो ये सर्बिया के लिए दे दी गई है। और ये कब आयोजित होगा, तो 2021 में होगा पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। अब बात करते हैं सर्बिया की। तो सर्बिया की राजधानी है
सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, मुद्रा है दीनार और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुकिक। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन गफूर राखीमोव। तो अब ये 2021 की जो विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी वो अब किसके पास चली गई है, तो जो सर्बिया के पास चली गई है। तो कब होगी ये, तो 2021 में होगी और पहले मेज़बानी भारत के पास थी, लेकिन मेज़बानी फीस ना भर पाने के कारण ये मेज़बानी सर्बिया के पास चली गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेद रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है। तो ये कोविड-19 के उपचार के लिए जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें आयुर्वेद रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है केरल ने, और केरल के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उस राज्य में, तो उसमें आयुर्वेद रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अच्छा, ये जो आयुर्वेद रक्षा क्लिनिक है ये कैसे क्लिनिक है, तो कोविड-19 के उपचार के लिए आयुर्वेद का इसमें माध्यम बनाया गया है, मतलब कि आयुर्वेद के माध्यम से अब इलाज किया जाएगा। तो इसीलिए ये प्रत्येक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं केरल के, वहाँ पे आयुर्वेद रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अब बात चलिए केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल का जो हाईकोर्ट है एर्नाकुलम में, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानी कुमार। अब बात करते हैं केरल से संबंधित पॉइंटों की, तो आज केरल से सिर्फ कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ही रिवीजन करेंगे। तो अभी हाल ही में जो कोविड-19 की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक तिरंगा पहल चलाई गई थी, किसके द्वारा, तो केरल के ही द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद जो IIM कोझिकोड है, कौन सा, तो IIM कोझिकोड जो कि केरल में ही पड़ता है, इसके द्वारा आपातकालीन सेवाओं की जानकारी हेतु एक कोविड फ्लाई नाम से एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद कोविड-19 के ही चलते हुए केरल का जो वार्षिक उत्सव होता है एक, जिसका नाम है त्रिशूल पूरम उत्सव, इसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। उसके बाद बात करें तो अभी एक डायग्नोस्टिक किट है जो कि कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है जो कि केरल द्वारा ही विकसित की गई है, जिसका नाम है चित्राजीन लैम्प एन। क्या नाम है, तो इसका नाम है चित्राजीन लैम्प एन, इसका नाम है। उसके बाद जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के चलते हुए जो लॉकडाउन के पॉजिटिव तथ्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए एक पहल चलाई गई थी केरल सरकार के द्वारा, जिसका नाम था कोविड कर्री पुकल। क्या नाम था, तो उस पहल का नाम था कोविड कर्री पुकल, ये नाम था। ये सब क्वेश्चन कोविड-19 से ही संबंधित मैं बता रहा हूँ, आज वैसे तथ्य नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद कोविड-19 के लिए एक बाक इन सैंपल कियोस्क की स्थापना भी किसने की थी, तो केरल राज्य के ही द्वारा की गई थी। उसके बाद एक और थी दरवाजा वितरण योजना, ये भी केरल की सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी। उसके बाद जो संगरोध उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जियो फेंसिंग ऐप, कौन सा, तो जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला केरल पहला राज्य भी बना था। उसके बाद अगर बात करें तो जब कोरोना वायरस का प्रकोप आया था उस समय केरल ने एक अभियान भी चलाया था जिसका नाम था चैन तोड़ो अभियान। क्या नाम था, तो उसका अभियान का नाम था चैन तोड़ो अभियान। ये चैन तोड़ो अभियान है और एक अभियान और है जिसका नाम है ब्रेक द चैन। एक है ब्रेक द चैन, तो ये ब्रेक द चैन ये चलाया गया है इफ्को के द्वारा। किसके द्वारा, तो इफ्को के द्वारा चलाया गया, और चैन तोड़ो अभियान ये केरल राज्य के द्वारा चलाया गया। तो दोनों में अंतर ध्यान रख के चलना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना शुरू की है। तो ये जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना ये शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। हालांकि इसकी घोषणा 2019 में ही हो गई थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत कर दी गई है जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना की, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अब इस योजना के माध्यम से होगा क्या, तो राज्य के जितने भी गरीब छात्र हैं उनके लिए जो शिक्षा दी जाएगी, उच्च शिक्षा हेतु जो 100% जो बहन होगा या फिर जो भी रुपये पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट ही बहन करेगी। हालांकि ये प्रतिपूर्ति के रूप में है, मतलब कि जो बहन करेगी सरकार वो प्रतिपूर्ति के रूप में बहन करेगी। इसका मतलब ये है जैसे कोई भी छात्र है अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेता है तो उस समय तो वो उसके लिए फीस का पेमेंट करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो 100% फीस बाद में जो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश की उसके द्वारा वापस कर दी जाएगी उसके अकाउंट में। तो ये होती है प्रतिपूर्ति। तो हालांकि ये 100% है, 100% जो बहन सरकार के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन प्रतिपूर्ति के
रूप में। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी अमरावती। यहीं पे आंध्र प्रदेश का क्या है, तो हाईकोर्ट भी है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अगर बात करें आंध्र प्रदेश से, तो अभी कोविड फार्मा नामक एक ऐप चलाया गया था आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल घटा के 5 वर्ष से 3 वर्ष का किया गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में जो शिक्षकों की भर्ती होती थी ST क्राइटेरिया में, मतलब ST के जितने भी क्राइटेरिया थे उसमें टोटल ST के ही शिक्षक रखे जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। मतलब कि जो ST का क्राइटेरिया है, मतलब कि ST बाहुल क्षेत्र, तो जितना भी पहले ST बाहुल क्षेत्र होता था तो उसमें 100% जो शिक्षक थे वो ST के ही रखे जाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद बात करेंगे तो अभी आंध्र प्रदेश ने एक कोविड-19 पोर्टल भी चलाया था। कौन सा पोर्टल, तो कोविड-19 पोर्टल चलाया गया था। उसके बाद YSR निर्माण पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और उसके बाद हम बात करेंगे तो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसका एक जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश का जिसका नाम है भोगापुरम। तो GMR लिमिटेड ने भोगापुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोलने की भी घोषणा की है। उसके बाद एक योजना और चली थी आंध्र प्रदेश में जिसका नाम था नवरन नालू पैदलांदिर की योजना। नवरन नालू पैदलांदिर की योजना थी। और इस योजना में क्या था, तो इस योजना में राशन कार्ड जो भी धारक हैं, राशन कार्ड धारकों को 1 रुपये में आवास मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य ने कुछ समय पहले मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी स्थापित की थी कोविड-19 से लड़ने के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने ही जो भी निकाय चुनाव होंगे उनके लिए एक ऐप भी विकसित किया था जिसका नाम है निगाह ऐप। उसके बाद पोषण अभियान को लागू करने में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। और आंध्र प्रदेश की जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो PV सिंधु बनाई गई हैं। भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। उसके बाद जो विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट है वो भी कहाँ पे है, वो भी आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। उसके बाद बात करें तो अभी भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन की भी कहाँ खोली गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही खोली गई है। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन भी आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से मुंबई के नाभासोवा बंदरगाह तक चली है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और बात करें सब्जियों के उत्पादन में, तो सब्जियों के उत्पादन में है पश्चिम बंगाल। और उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश की हैं कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। उन्होंने रूस में आयोजित हुए वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब जीता था। और सेंट लुई पड़ता है, तो सेंट लुई पड़ता है USA में। तो सेंट लुई में जो कैंस कप हुआ था शतरंज का उसमें भी कोनेरू हम्पी ने खिताब जीता था। उसके बाद दक्षिण भारत का सबसे लंबा शिलालेख भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में खोजा गया। सातवाहन वंश से संबंधित था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जगह है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होने वाला था। इसका आयोजन कोविड-19 की वजह से रद्द करना पड़ा था। उसके बाद रेट की जो डोर डिलीवरी सेवा शुरू की है वो आंध्र प्रदेश ने ही शुरू की है। और आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो वो PV सिंधु बनाई गई हैं। और यहाँ पे जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी शुरू कर दी है आंध्र प्रदेश ने। कुछ और भी योजनाएं थी जैसे YSR लॉ नेस्तम योजना, ये भी आंध्र प्रदेश ने ही चलाई थी। उसको जगन्नाथ वसाठी दिवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश ने द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद YSR रायथू योजना, ये भी आंध्र प्रदेश द्वारा चलाई गई थी। तो काफ़ी योजनाएं हैं ये आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी पिछले। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में TCS कंपनी ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है TCS कंपनी ने। इस कोर्स का नाम है कोरोना वॉरियर्स। मतलब कि ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोविड-19 में लगे हुए हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है। अब इसमें क्या क्या होगा, तो ये कोविड-19 पर आधारित एक डिजिटल कोर्स है जिसमें कोविड-19 मामलों का प्रबंधन, महामारी के दौरान शिशु की देखभाल की ट्रेनिंग की दी जाएगी और ICU प्रबंधन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और कोरोना संक्रमण की रोकथाम की भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बात करते हैं TCS की, क्योंकि TCS कंपनी ने ये कोर्स चलाया है। तो TCS भारत की IT कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। स्थापना हुई थी 1968 में। मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। और MD और CEO कौन है TCS के, तो ये है राजेश गोपीनाथन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने छोटे व्यवसायों के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम शुरू की है? तो ये एक स्कीम है जिसका नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। ये शुरू की गई है ब्रिटेन देश के द्वारा और ये छोटे व्यवसायों के लिए है। और जो हमारे भारतीय मूल के वित्त मंत्री हैं जो कि कहाँ पे हैं, ब्रिटेन में हैं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक। क्या नाम है, तो उनका नाम है ऋषि सुनक। उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो अब इसकी स्कीम में है क्या, तो कोविड-19 के चलते हुए जो भी छोटे व्यवसायिक हैं या फिर छोटे व्यवसाय हैं जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं, तो उनके लिए 2000 से लेके 50,000 का 50,000 पाउंड का लोन दिया जाएगा और ये ब्याज रहित होगा। पाउंड मतलब ये जो लोन दिया जाएगा 2000 पाउंड से लेके 50,000 पाउंड तक का ब्याज, ये ब्याज नहीं लोन, ये जो लोन होगा ये ब्याज रहित होगा, मतलब कि इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। अब बात करते हैं ब्रिटेन से संबंधित अभ्यास की, तो फरवरी में हुए थे, जनवरी या फरवरी में हुए हैं शायद। तो एक अजयवादियत अभ्यास होता है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, जो कि इसका आयोजन सैलिसबरी मैदानी क्षेत्र में किया गया था। कहाँ पे, तो ये ब्रिटेन में किया गया था भाई। इंद्रधनुष एक अभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो एक हिंडन एयरबेस है जो कि पर्टिकुलर गाजियाबाद में पड़ता है। गाजियाबाद कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये भारत में है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। उसके बाद कुछ समय पहले ही भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। और इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था फिलिप बॉर्डन, इनका नाम था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा विद्युत आवेश संचालित ट्राइबो मास्क का निर्माण किया गया है? ट्राइबो मास्क का निर्माण किया गया है, तो ये एक मास्क है जिसका नाम दिया गया है ट्राइबो मास्क और ये विद्युत आवेश से संचालित होता है। तो ये इसका निर्माण किया गया है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु के द्वारा। तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है, तो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और इस जो ट्राइबो मास्क की खास विशेषता है कि ये विद्युत आवेश से संचालित होगा, और जिसके चलते जो बैक्टीरिया है या फिर जो वायरस है वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। और ये जो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु है, ये भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन रहकर कार्य करता है, ये वाला संस्थान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हालांकि मैं यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ, जो बेंगलुरु का नाम आया है, तो बेंगलुरु की कंपनी है जिसका नाम है बायोन कंपनी। क्या नाम है, तो उसका नाम है बायोन कंपनी। और बायोन कंपनी के द्वारा अभी होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट भी बनाई गई थी। कौन सी, तो होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाई गई थी किसके द्वारा, तो बायोन कंपनी के द्वारा, जो कि कहाँ की है, जो बेंगलुरु की कंपनी है। उसके बाद बात करें तो अभी जो बेंगलुरु का एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसके द्वारा अभी प्रोजेक्ट प्लान के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर का विकास किया गया है। उसके बाद बात करें अगर IIM बेंगलोर की, IIM बेंगलोर मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो IIM बेंगलोर के अभी निदेशक नियुक्त हुए हैं, इनका क्या नाम है, तो ऋषिकेश टी कृष्णन इनका नाम है। उसके बाद अगर बात करें तो कोविड-19 की होम डिलीवरी जो हेल्पलाइन की जो सेवा है वो कहाँ शुरुआत की गई है, तो वो बेंगलोर में ही शुरू की गई है। उसके बाद अगर बात करें ही बेंगलोर से ही, तो बेंगलोर अभी एक रिपोर्ट आई थी किसकी, तो वो टॉम इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी। और टॉम इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि विश्व का सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो वो बेंगलोर ही था। उसके बाद बेंगलोर और भी सूचियों में नंबर 1 पे रहा है। जैसे अभी डिजिटल लेन देन, एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे ज़्यादा जो बढ़िया शहर है वो कौन सा है, तो बेंगलुरु है। मतलब कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो ये जीवन अमृत योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत होगा क्या, तो जो आयुष विभाग है, आयुष विभाग द्वारा जो त्रिकुट एक नाम से एक चूर्ण बना है, जो कि इस चूर्ण के पैकेटों का वितरण किया जाएगा। मतलब कि मध्य प्रदेश जो भी नागरिक है उनके लिए इस चूर्ण का प्रयोग
इस चूर्ण के पैकेट का वितरण किया जाएगा। और खासकर इसकी विशेषता ये है कि ये जो चूर्ण है इसके द्वारा ही जो हम लोगों का इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, मतलब कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो मजबूत होती है। तो उसी के दो नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही मजबूत तथा बेहतर बनाने के लिए ये योजना चलाई गई जिसका नाम है जीवन अमृत योजना, जो कि मध्य प्रदेश की योजना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए नोट कराया था कि अभी जीवन शक्ति योजना भी कहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश में ही चली थी। कौन सी योजना? तो जीवन शक्ति योजना। अगर बात करें मध्य प्रदेश से, तो अभी योद्धा कल्याण योजना भी किसने लॉन्च की थी? तो ये योजना मध्य प्रदेश ने ही चलाई थी। कौन सी? योद्धा कल्याण योजना। उसके बाद कोरोना जो मरीज हैं उनके लिए 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की है। किसने? तो ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश से ही, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है जबलपुर में। और तो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च किया गया था और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था चरक, इसका नाम था। उसके बाद अगर बात करें तो लॉकडाउन के चलते शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। मतलब कि रेडियो के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए ये रेडियो स्कूल कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद जो ड्रोन के माध्यम से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर कौन सा बना था? तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर बना था। उसके बाद तो एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा। कौन सी है? तो ये छिंदवाड़ा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो छिंदवाड़ा की हैं भावना डेहरिया, इनका नाम है भावना डेहरिया हैं। और ये भावना डेहरिया ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कोसियुस्कू, क्या नाम है? तो माउंट कोसियुस्कू नाम है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई भी पूरी की थी। उसके बाद बात करें तो नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था, वो किया गया था निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में। उसके बाद बात करें तो अभी मिर्च उद्योग तथा उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिर्च महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये खारगोन जिला में किया गया था। 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का भी आयोजन भोपाल में किया गया था। उसके बाद यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना है। उसके बाद राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2018 में जो सर्वाधिक लापता बच्चों की संख्या दर्ज की गई थी वो मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई थी। वहीं अगर बात करें 2018 में सर्वाधिक लापता महिलाओं की जो संख्या दर्ज की गई थी वो की गई थी महाराष्ट्र में। उसके बाद 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे? तो ये अमरकंटक एक जगह पड़ती है वहाँ पे। उसके बाद एक सम्मान है मध्य प्रदेश का किशोर सम्मान। मध्य प्रदेश के किशोर सम्मान 2018 से सम्मानित हुई हैं, इनका नाम है वहीदा रहमान नाम है। उसके बाद बात करें तो 63वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका आयोजन भोपाल में किया गया था। और इस चैंपियनशिप में जो सौरभ चौधरी हैं उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। उसके बाद बात करें तो स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना के बाद भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद भारत का पहला टाइम बैंक जोन भी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। और जो पहला ई कचरा क्लिनिक भी ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है। तो ये सब पॉइंट आपके मध्य प्रदेश से। तो एक पॉइंट और था कि मध्य प्रदेश जो है वो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसको लागू करने में शीर्ष में भी रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा कम लागत वाले वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कम लागत वाले वेंटिलेटरों का निर्माण किया जा रहा है मारुति सुजुकी के द्वारा। मारुति सुजुकी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उसके द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। अब बात चलिए मारुति सुजुकी, तो इसके अध्यक्ष हैं RC भार्गव और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत की वृद्धि दर को घटाकर कर दिया है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 0.2%। कोरोना वायरस के चलते तो जितनी भी विभिन्न एजेंसियां हैं उनके द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान कम किया जा रहा है। तो अब पहले ये जो अनुमान लगाया था मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने, इसने पहले अनुमान लगाया था 2.5% रहने का,
अब ये 2.5% से घटा कर दिया है 0.2%। अगर मैं बात करूं, अभी इंडिया रिसर्च एंड रेटिंग ने भी अनुमान अपना घटाया था। जो अनुमान उसने लगाया था 3.6% रहने का, वही अनुमान उसने घटा कर दिया है 1.9। भाई बात करें फिच रेटिंग की, तो फिच रेटिंग ने भी अपना अनुमान घटाया था। अभी फिच रेटिंग ने कितना किया था, तो फिच रेटिंग ने पहले अनुमान लगाया था 2% का, 2% से कर दिया था 1.8% का, 1.8% से घटा के कर दिया 0.8% का। और अब ये मूडीज़ ने भी घटा दिया है। मूडीज़ ने कितना कर दिया है, तो 2.5 से घटाकर 0.2% कर दिया है। बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। अमेरिका की एक एजेंसी है, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और CEO हैं रेमंड मैकडेनियल जूनियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह के द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल लॉन्च की है। तो ये पहल है जिसका जो लॉन्च की गई है G20 समूह के द्वारा, मतलब कि ग्रुप ऑफ 20। अब बात करें यहाँ पे जो एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर जो पहल है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सभी देश एकजुट होकर कार्य करें, मतलब कि कोविड-19 से निपटने के लिए एकजुटता से कार्य करें। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। और अभी G20 की काफ़ी बैठक हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता अभी सऊदी अरब के पास है। तो सऊदी अरब ने अध्यक्षता की थी, और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने। और जितने भी जो पार्टिसिपेशन हुए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए हैं। उसके बाद वित्त मंत्रियों की भी बैठक हुई थी G20 की, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही। उसके बाद G20 की ऊर्जा मंत्रियों की अभी बैठक हुई है, तो उसकी भी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। और उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था ऊर्जा तथा पेट्रोलियम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा। और जो G20 ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में जो ऊर्जा खपत का प्रमुख केंद्र माना गया था, वो किसको माना गया था, तो वो भारत के लिए माना गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अल्ट्रावायलेट तकनीकी पर आधारित UVC सैनिटाइजर विकसित किया है। तो UVC सैनिटाइजर विकसित किया है जो कि अल्ट्रावायलेट तकनीकी पर आधारित है। ये विकसित किया है IIT भुवनेश्वर ने। IIT भुवनेश्वर उड़ीसा ने इसे विकसित किया है। और इसके माध्यम से ये जो UVC सैनिटाइजर होता है, तो अब इसके माध्यम से हो गया क्या, तो जो कोविड-19 के प्रयोग में जो भी इक्विपमेंट का प्रयोग किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, तो जो भी इक्विपमेंट तो जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं डॉक्टरों द्वारा या स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, अब उन इक्विपमेंट के लिए ये जो UVS सैनिटाइजर बना है, इसके द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये खासकर इक्विपमेंट के लिए है जो कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा यूज किए जा रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे IIT, ये किसने विकसित किया, तो ये IIT भुवनेश्वर ने विकसित किया है। अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले ही बिल्कुल ऐसे ही एक तकनीकी विकसित की थी किसने, तो IIT रोपड़ के द्वारा अल्ट्रावायलेट तकनीकी पर आधारित एक डिवाइस भी लॉन्च की थी। और उस डिवाइस के माध्यम से क्या था, तो उस डिवाइस के माध्यम से जो मुद्रा और बाहर से लाई गई जो भी सामान है वो सैनिटाइज किया जाता था। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती थी, और वो जो भी वस्तु जो इस डिवाइस के माध्यम से पास कराई जाती थी, वो वस्तु सैनिटाइज हो जाती थी। तो ये किसने विकसित की है, तो ये IIT भुवनेश्वर ने विकसित की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम था इरफान खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। 53 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। हालांकि ये इस ट्यूमर से, मतलब कि कैंसर से पीड़ित थे, और काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे, और इसके कारण जिसके चलते हुए इनका निधन हो गया है। अगर बात करें इनकी, तो 2011 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिला था। और इरफान खान इनकी बहुत ही फिल्म चर्चा में रही थी। एक सी पान सिंह तोमर फिल्म में इरफान खान ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद बात करें इरफान खान की, तो उनकी पहली फिल्म थी सलाम बॉम्बे, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। और अभी शायद लास्ट फिल्म थी इंग्लिश मीडियम करके फिल्म थी, जो अभी एक या 1.5 महीने पहले रिलीज हुई थी। वो इनकी इरफान खान की लास्ट मूवी थी, शायद उसका नाम इंग्लिश मीडियम ही था। उसके बाद इरफान खान ये 4 बार के फिल्म फेयर अवार्ड विजेता भी रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना। अब बात करते हैं, एक और निधन हुआ है ऋषि कपूर का। तो ऋषि कपूर का भी हालांकि निधन हो गया है,
बहुत ही जल्दी इन दोनों का निधन हो गया है। तो ऋषि कपूर का भी निधन हो गया है। ये बॉलीवुड के कौन थे, तो ये अभिनेता थे। इनकी उम्र 67 वर्ष थी और 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने जो अपनी करियर की शुरुआत की थी बॉलीवुड क्षेत्र में, वो मेरा नाम जोकर फिल्म से की थी, जो कि 1970 में रिलीज की गई थी। और इनकी काफ़ी फेमस मूवी थी, जैसे अग्निपथ में भी इन्होंने रऊफ लाला करके एक किरदार था, उसका किरदार निभाया था। उसके बाद हाउसफुल मूवी में जितनी भी सीरीज आई हैं हाउसफुल की, उनमें भी इन्होंने कपूर एंड कपूर फैमिली करके इन लोगों ने किरदार निभाया था। उसके बाद काफ़ी एक फिल्म थी इनकी बॉबी, एक मूवी थी इनकी बॉबी, और बॉबी में इनके लिए बेस्ट जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, फिल्म फेयर अवार्ड में बॉबी मूवी के लिए इनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड दिया गया था। और एक अवार्ड और हुआ है, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है, ट्राई स्नेड का। तो ये कौन थे, तो ये गायक थे, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख के चलना है। ट्राई स्नेड ये गायक थे, और इनसे एक खास बात ये है कि 1999 में, मतलब कि 1999 में एक इनकी एल्बम थी जिसका नाम था हायर। तो इस हायर एल्बम को लेकर 1999 में ये जो है ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित भी किए गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है, उसने सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है सुरेश एन पटेल के लिए। किसके लिए, तो इनका नाम है सुरेश एन पटेल। अगर बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो अभी वर्तमान समय में जो ये आयोग है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहलाता है, और इसमें दो क्या होते हैं, दो इनके सदस्य होते हैं जो कि सतर्कता आयुक्त कहलाते हैं। मतलब कि जो हेड होता है उसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं, और वो कौन है, तो वो है संजय कोठारी। हालांकि संजय कोठारी की नियुक्ति अभी की गई है, तो संजय कोठारी हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी। और ये जो दो सदस्य हैं, तो दो सदस्य हैं, तो इसमें एक तो सतर्कता आयुक्त बन गए हैं सुरेश एन पटेल, और एक कौन है, तो एक बने हैं शरद कुमार। ये हालांकि पहले ही नॉमिनेट थे, पहले इनकी नियुक्ति हो चुकी थी, तो सुरेश एन पटेल अब ये नए बन गए हैं। अभी काफ़ी नियुक्ति हुई हैं, तो मैंने 2-3 नियुक्ति इकट्ठी ही लिखी हैं, मैंने सभी के अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। एक नियुक्ति हुई है जे अरुण कुमार की। जे अरुण कुमार ये कौन थे और कहाँ इनकी नियुक्ति हुई है, तो जे अरुण कुमार ये कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं, और आईपीएल टीम जो किंग 11 पंजाब है उसके ये पूर्व बल्लेबाजी कोच भी हैं, और ये बन गए हैं यूएस क्रिकेट टीम के कोच। मतलब कि अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बन गए हैं कौन, जे अरुण कुमार। उसके बाद बात करें, एक नियुक्ति हुई है रवि मित्तल की। तो रवि मित्तल ये कौन बने हैं, तो रवि मित्तल बने हैं खेल सचिव। हालांकि अभी जितने भी लगभग सचिव हैं, सचिव काफ़ी नॉमिनेट किए जा रहे हैं नए नए। जैसे अभी जो राष्ट्रपति के सचिव थे वो भी कपिल देव त्रिपाठी नियुक्त हुए थे। कल भी एक शायद MSME, तो जो AK शर्मा हैं वो अभी मैंने कल या परसों नोट कराया था, वो MSME के सचिव बने हैं। तो काफ़ी अभी सचिव नए नियुक्त हो रहे हैं। जैसे AK शर्मा बन गए हैं MSME में, और कपिल देव त्रिपाठी किसके बन गए हैं, तो वो बन गए हैं किसके, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। अब रवि मित्तल बन गए हैं खेल मंत्रालय में सचिव, मतलब कि खेल सचिव बन गए हैं ये। उसके बाद एक हैं अमित खरे बने हैं सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव। और उसके बाद एक और हैं, इनका नाम है माधवन मेनन। ये सचिव नहीं है, ये माधवन मेनन जो हैं ये कैथोलिक सीरियन बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष है। कौन है, कैथोलिक सीरियन बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अच्छा, मैंने इनकी नियुक्ति में क्यों लिखे हैं, इसीलिए कि लिखे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। अब इनके लिए इनके कार्यकाल में जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत थे, तो इनका कार्यकाल का भी विस्तार किया गया है। अब इनका विस्तार जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। अगर बात करें कैथोलिक सीरियन बैंक की, तो ये एक निजी प्राइवेट बैंक है, और इनकी जो कार्यकाल विस्तार किया है वो किसने किया है, तो वो RBI के द्वारा किया गया है। अगर बात करें कैथोलिक सीरियन बैंक की, तो इसका मुख्यालय त्रिशूल केरल में, और MD और CEO हैं राजेंद्र सिंह वीरप्पन। कौन है, तो राजेंद्र सिंह वीरप्पन इसके MD और CEO हैं। अब बात करते हैं, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर होगी। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, दवाओं की होम डिलीवरी हेतु असम द्वारा चलाई गई योजना का नाम, इसका नाम था धन्वंतरी योजना। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, फेसबुक ने ग्रुप चैट के लिए किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया है, तो इस फीचर का नाम था मैसेंजर
रूम। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है, तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। चौथा पूछा था संपर्क बैठक नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो हरियाणा ने। हरियाणा हेल्प मी नाम से भी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन पूछा था सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय खर्च करने में पहला तथा भारत का स्थान, तो पहले स्थान पर था यूएसए और भारत का स्थान था तीसरा, और सेकंड नंबर पे चाइना था। उसके बाद छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था नाइटिंगेल 90 नामक रोबोट की तैनाती कहाँ की गई है, तो ये कन्नूर केरल में की गई है। वहीं बात करें इसलिए जो नाइटिंगेल 19 है एक कर्मी बोट है, कर्मी बोट, और कर्मी बोट जो रोबोट है उसकी तैनाती कहाँ की गई, तो उसकी तैनाती एर्नाकुलम में की गई। कहाँ पे, एर्नाकुलम में, और ये नाइटिंगेल 19 की कन्नूर में। और सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था इम्पैक्ट रैंकिंग में विश्व में प्रथम संस्थान कौन सी थी, तो इस संस्थान का नाम था ऑकलैंड यूनिवर्सिटी जो कि न्यूजीलैंड की थी। और भारत में जो प्रथम था वो था आईआईटी खड़गपुर, भारत में प्रथम था ये आईआईटी खड़गपुर। और विश्व में इसका स्थान कौन सा था, तो विश्व में इसका स्थान था आईआईटी खड़गपुर का 57 में। अब बात करते हैं आज से संबंधित क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना चलाई गई है। दूसरा क्वेश्चन बताना है ब्रिक्स बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया है, मतलब कि ब्रिक्स जो सदस्य देश हैं उसका जो बैठक का आयोजन किया गया है उसमें भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंध की गई हैं झूमा खातून, इनका संबंध किससे है, मतलब ये कौन है। उसके बाद OECD में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ये भारतीय मूल की हैं। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन आपके लिए बताना है नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए एयरटेल ने किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दी। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।